हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट है कि 25% डिस्काउंट इज बैक। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 25% वाला डिस्काउंट वापस ले आइए, क्योंकि हमें स्मार्ट कोर्स परचेज करना है। एंड आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारा स्पेशल कदम, और ये स्पेशल कदम आपको देता है एक अपॉर्चुनिटी कि जो भी आप परचेज करना चाहते हैं अभी परचेज कर लीजिए, बिकॉज ये वाला जो डिस्काउंट है 25% वाला अब काफ़ी समय बाद आएगा। सो कब से कब तक? 3 जुलाई 12 PM, यानी कल दोपहर 12 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और कब तक चलेगा? 6 जुलाई रात के 12 बजे तक। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपको परचेज करना है बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम स्मार्ट रीड कोर्स में 6 महीने का प्लान लें या 12 महीने का। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आप परफॉर्म करिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ। हाँ, आप क्या करिए, स्मार्ट रीड कोर्स में हमने 3 ड्रिल्स आपको फ्री दे रखी हैं। पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद आपको वो ड्रिल्स अटेम्प्ट करनी है। तो जब आप ड्रिल्स अटेम्प्ट करें तो आप ये देखें कि आप जो आपका आरसी लेवल है, अगर वो आरसी लेवल आप 70% से ज़्यादा अचीव करते हैं तो आप खरीदिए 6 महीने का प्लान, ठीक। और ये मैं तीनों ड्रिल्स की बात कर रहा हूँ। तीनों ड्रिल्स को अटेम्प्ट करके आपका तीनों में एवरेज 70% आरसी लेवल आना चाहिए। क्लियर है? और अगर आपका यही आरसी लेवल आपका आता है बिलो 70%, यानी इससे नीचे, तो आपको 12 महीने के लिए प्लान खरीदना चाहिए। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिकॉज रीजन बीइंग कि एक इंडिकेटर है कि हाँ कितनी मेहनत करना बाकी है आपके ऊपर। तो अगर आप 6 महीने का लेते हैं और फिर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ गई वापस से, तो ये आपको महंगा पड़ेगा, उस समय लगेगा, है ना। और अगर आप 12 महीने का ले लेते हैं तो वहाँ आपके पास कम से कम, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक तरीके से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम आपके ऊपर लंबे समय तक मेहनत कर पाएँ। ये एक इंडिकेटर है, इसके बेसिस पे अपना डिसीजन लीजिए। पैसे की बेसिस पे नहीं कि यार पैसे कम है अभी 6 महीने का ले लेता हूँ ना, फिर वो आपको लगेगा कि यार दोबारा लेना पड़ रहा है और फिर वो आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा पे कर दिया, है ना। तो ये चीज़ अवॉइड करिएगा। सो ऐसे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले वर्ड को। आई बिलीव यही पहला वर्ड, यस। लेक्चर नंबर 23 है बच्चों, और आज का जो पहला वर्ड है आपके सामने वो है कंसेंसस। कंसेंसस, क्या रेफरेंस लिखा है कंसेंसस का? एक बार पढ़ लेते हैं रेफरेंस। Whether contentious elements in the treaty should be decided on by a vote or consensus, okay, meaning general agreement among a group. हिंदी में बोलते हैं कंसेंसस को एक मत। जब सब लोग जो एक कमेटी में बैठे हों या डिसीजन मेकिंग कर रहे हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हों, तो वहाँ पे जब एक मत पे आते हैं सभी लोग, तो हम बोलते हैं वहाँ पे क्या है? कंसेंसस है। 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर 8 लोग एक ही बात बोल रहे हैं, हम ये अज्यूम करेंगे कि उस ग्रुप में कंसेंसस है, सब लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, जनरल अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, कोई डिसीजन हो रहा हो कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, कुछ खाने के लिए दोस्तों में, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई पॉलिसी मेकिंग है हो रही हो गवर्नमेंट को लेके, और डिस्कशन हो रहा हो, कोई डिबेट हो रहा हो पार्लियामेंट में या असेंबली में, और जब सब लोग एक मत में एक जैसी बात करें तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है? कंसेंसस है। क्लियर है? यानी एक सुर में बात कर रहे हैं, सब लोग यूनानिमस हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, यानी जो भी डिस्कशन हुआ सब लोग यूनानिमस हैं, या हम बोल सकते हैं सब में क्या है? कंसेंसस है, यानी सब एक मत हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अभी हमारे पास है 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कमेटी रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द न्यू पॉलिसी आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन। बहुत लंबा डिस्कशन चला, पर फाइनली कमेटी के जो मेंबर्स थे वो एक पॉइंट पे आके एक मत हो गए, कंसेंसस उनको मिल गई। नाउन होती है कंसेंसस, ठीक है। देयर वाज अ जनरल कंसेंसस दैट द प्रोजेक्ट शुड बी पोस्टपोन्ड। सब लोग एक मत थे कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब बाद में देखेंगे इसको। ये भी सेंटेंस सही यूज कर रहा है कंसेंसस को। द कंसेंसस अमंग द एक्सपर्ट्स वाज दैट द न्यू ड्रग वाज सेफ। ये भी बिल्कुल सही यूज कर रहा है। सारे जितने भी मेंबर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके बीच में एक मत है कि जो नई ड्रग आई है वो सेफ है, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हैं देखने को मिलेंगे। सो ये सेंटेंस भी सही है। अ हीटेड कंसेंसस ब्रोक आउट बिटवीन द टू साइड्स लीडिंग टू एन आर्ग्यूमेंट। हीटेड भी है और कंसेंसस भी है, तो ये ऑक्सीमोरोन, विरोधाभासी, कट
कर दिया हमने इसको, यानी ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कंसेंसस। सिनोनिम्स की बात करें तो अग्रीमेंट, हार्मनी यानी सौहार्द है सब में, यूनिटी एक जुट होके सब काम कर रहे हैं, एकजुट होके बात कर रहे हैं, यूनिटी है, अखंडता है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट यानी कि आप एक मत नहीं है, आप मना कर रहे हैं इस चीज़ की, आपका डिसएग्रीमेंट है, आपका मत अलग है, डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़ा। सो ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। वो था कंसेंसस, ये है कंटेंशियस। अभी इसको डिस्कस करते हैं। रेफरेंस सेम लिखा हुआ है, मीनिंग क्या लिखा है, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रोवर्शियल। ये वर्ड अच्छा है इसको याद करने के लिए। कोई ऐसा टॉपिक जिसपे लोगों के मत अलग अलग हों और उससे डिबेट हो, झगड़ा हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो हम बोलेंगे कि वो टॉपिक कैसा है, कंटेंशियस है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कंटेंशियस है। इसको भी डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब लेफ्ट हैंड पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में होता है, एक सोशल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एस्पेक्ट है हमारा। क्या हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, और हम बात करें अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। जनरल, अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पे जनरल कास्ट के लोग हैं, उनकी कम्युनिटीज़ हैं। फिर हमारे पास SC ST OBC वाले कम्युनिटीज़ हैं। अब जनरल कास्ट हमेशा ये देखते हैं कि यार जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके कारण जो SC ST या OBCs हैं उनको फ़ायदे मिल रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। ठीक, मार्क्स कम आने के बाद भी उनको एक सीट मिल जाती है या जॉब मिल जाती है, तो ये अनफेयर है। ठीक, दूसरी तरफ SC ST और OBC वाले क्या बोलते हैं कि अगर हिस्टोरिकल हम डेटा को उठाएं तो हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए और दबाया गया हमें, हम मार्जिनलाइज्ड हैं, हम डाउन ट्रोडन हैं। तो इस तरीके के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो देते हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो आपस में डिस्कशन होता है, ये कैसा होता है, कंटेंशियस। यानी आप अपनी बात बोल रहे हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, वो भी सही है, आप भी सही हैं, तो एक मत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है, दोनों पार्टी को लगता है वो पार्टी सही है, दूसरी पार्टी गलत है, मैं सही हूँ, वो गलत है। ठीक है, सो कंटेंशियस। दूसरा एक और एग्जांपल है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट वर्सेस हमारी इकोलॉजी को, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट ले लीजिए, इकोलॉजी भी छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि डेवलपमेंट हमें करना है अगर, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा। आप सोच के देखिए, कोई लैंड है जहाँ पे जंगल है, अब आप डेवलपमेंट की सोचे तो आप सोचेंगे यार चलो इस पे हॉस्पिटल बना देते हैं। ठीक, वो इंसानों के लिए होगा। हमने एक बार वर्ड पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, जो एंथ्रोपोसेंट्रिक हमारी सोच होती है, यानी इंसान को ऊपर रखने वाली सोच, एंथ्रोपोसेंट्रिक वो वर्ड आया था, तो उसी से रिलेटेड है बात यहाँ पे हो रही है। इंसान ने सोचा कि यार चलो इस जंगल को काट के हॉस्पिटल बना लेते हैं, ये लोगों के काम आएगा। अब सोचिए उस जंगल में जीव जंतु रह रहे होंगे, इंसेक्ट्स रह रहे होंगे, पक्षी रह रहे होंगे। जब जंगल कटेगा तो ऑब्वियसली या तो वो मरेंगे या वो अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इंसेक्ट्स तो नहीं जा सकते, तो वो तो मरते ही मरते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं या फिर ऊपर होते हैं, जो इतना चल नहीं सकते, इतना उड़ नहीं सकते, वो मरते ही मरते हैं। क्लियर है? सो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कहीं ना कहीं साइकिल में कुछ ना कुछ इंटरप्शंस आते हैं, ब्रेक्स आते हैं। ठीक है, सो डेवलपमेंट अगर होगा तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। अगेन कैसा है ये, कंटेंशियस। कुछ लोग बोलेंगे नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं इन्वायरमेंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इतना डेवलपमेंट नहीं करना है हमेशा। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वो भी सही है, ये भी सही है। अगेन कंटेंशियस यानी एक मत हो ही नहीं पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कंटेंशियस वर्ड का मीनिंग। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। इट वाज अ कंटेंशियस डिसीजन बाय द रेफरी। जो रेफरी थे उनका डिसीजन कैसा था, कंटेंशियस था। आपको याद हो अगर अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ T20, इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें विराट कोहली ने लास्ट में कुछ 2 ओवर में बहुत अच्छे रन्स बनाए थे और जिता दिया था मैच इंडिया को। उसमें एक बॉल जो आई थी उनके कमर के आसपास थी और विराट ने फिर एम्पायर की तरफ देखा और फिर उसके बाद एम्पायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया था। तो वो कैसा था, कंटेंशियस। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नो बॉल नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नो बॉल थी। फिर डिस्कशंस होते रहे, है ना, और ऐसे एम्पायर की तरफ देखना फिर उनका इशारा करना नो बॉल का। अगेन ये कैसा था, कंटेंशियस। क्लियर है, जिसपे लोग एक मत ना हो पाए। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी सही लग रहा है मुझे। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑफन अ कंटेंशियस टॉपिक दैट कैन डिवाइड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बिल्कुल सही बात है। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को एकदम ऐसे ले लेते हैं जैसे वो अपनी बात कर रहे हो।
कोई मोदी जी को फेवर करेगा, कोई राहुल गांधी को फेवर करेगा, कोई केजरीवाल को फेवर कर रहा है, कोई किसी और को फेवर कर रहा है, और आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। सो क्या है, कंटेंशियस टॉपिक है पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री बिटवीन द टू विलेजेस वाज अ ट्रेमेंडसली कंटेंशियस इशू। बाउंड्री खड़ी कर दी, दो विलेजेस के बीच में झगड़ा तो हो गई भैया, गांव में बहुत होता है ऐसा, ये भी सही है। द प्रपोजल वॉज यूनानिमसली एक्सेप्टेड शोइंग इट वॉज अ कंटेंशियस इशू। अगर कंटेंशियस इशू है तो एक मत में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूनानिमस वर्ड यूज किया था, यूनानिमसली एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, एक मत में सब लोग एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं अगर कंटेंशियस है तो। आई होप आपको समझ में आ गया हो वर्ड। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कंट्रोवर्शियल, जिससे झगड़ा पैदा हो, डिस्प्यूटेड, डिबेटेबल, जिस पर डिबेट हो, बिल्कुल सही है सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो अग्रीएबल, जिस पे अग्री हुआ जा सके, अनकंट्रोवर्शियल, अनडिस्प्यूटेड, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज रेमिनिसेंट। रेफरेंस पढ़ते हैं, रेमिनिसेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एनश्राइंड इन क्लाइमेट टॉक्स। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज की, किसी बात की, किसी इंसान की, किसी जगह की याद दिलाने वाला, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस थॉट को हम बोलेंगे रेमिनिसेंट। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक वीडियो क्लिप है, मैं प्ले करता हूँ, सुनिएगा ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कैसे प्ले होगी, कैसे प्ले होगी, कैसे प्ले होगी। हाँ जी, Melissa, अरे मुझे आप तो देखे वो मीडिया को छोटी सी क्लिप थी। भाई साहब बोल रहे हैं लेडी को देख के, पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे मेरी अम्मी की याद आती है ना। तो यानी कि जो लेडी हैं वो इनको इनकी मदर की याद दिलाती हैं। तो आप बोल सकते हैं द लेडी इज रेमिनिसेंट ऑफ हिज मदर, द लेडी इज रेमिनिसेंट ऑफ हिज मदर, जो पर्सन थे। अभी हमारे पास है 4 एग्जाम्पल, डिस्कस करते हैं। द ओल्ड हाउस वॉज रेमिनिसेंट ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। अब कोई ओल्ड हाउस है, उसको देख के उनको अपने बचपन के दिनों की याद आती है। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, रेमिनिसेंट के बाद ऑफ प्रिपोजिशन यूज होती है। क्लियर है? सो ये अपना जो फाइंड द एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हेल्प करेगा। द ओल्ड हाउस वॉज रेमिनिसेंट ऑफ चाइल्डहुड डेज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज रेमिनिसेंट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, यानी वो ऐसा लिखते हैं जैसे कि क्लासिकल लिटरेचर लिख रहे हो और याद आती है, या ऐसा लगता है कि मैंने वो उस समय पढ़ा था क्लासिकल लिटरेचर, आप वैसा ही लिखते हैं। तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। शी मेड अ प्लान दैट वाज रेमिनिसेंट ऑफ द अपकमिंग इवेंट। नो, अगर रेमिनिसेंट है तो वो पास्ट से रिलेटेड होगा, अपकमिंग इवेंट के लिए हम रेमिनिसेंट यूज नहीं कर सकते। जैसे हाइंडसाइट हमने डिस्कस किया था, हाइंडसाइट पास्ट से रिलेटेड होगा, फ्यूचर के लिए हाइंडसाइट यूज नहीं करते। ठीक है, अगला सेंटेंस, द सॉन्ग वाज रेमिनिसेंट ऑफ द 1980s पॉप म्यूजिक। 1980s में जो पॉप म्यूजिक पॉपुलर था, वो जो सॉन्ग आज आप सुन रहे हैं वो आपको 1980 के म्यूजिक की याद दिला रहा है, पॉप म्यूजिक की याद दिला रहा है। तो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए मूव करते हैं हम सिनोनिम्स पे। रिकॉलिंग, याद दिलाने वाला, पास्ट की कोई किसी चीज को। रिजेंबल, पहचान, एक जैसा लगने वाला शक्ल से या आदत से। रिफ्लेक्टिव ऑफ, पास्ट से कोई चीज सामने आ जाए वापस से, उसको याद दिलाए आपको, तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्टिव ऑफ। अब हम एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरगेटफुल, भूल जाना। अनरिलेटेड, कोई रिलेशन ही नहीं है। डिसिमिलर, अगेन कोई रिलेशन नहीं है। ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनश्राइन। रेफरेंस, रेमिनिसेंट ऑफ द, अभी आया था, रेमिनिसेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रधानाचार्य नहीं है, ये सिद्धांत हैं। जो सिद्धांत होते हैं जिनके बेसिस पे आप आगे चल के अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं या थ्योरी लिखते हैं आप पूरी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, स्पेलिंग में भी डिफरेंस होता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एनश्राइंड इन क्लाइमेट टॉक्स। ओके, मैं वापस टास्क पढ़ देता हूँ। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? प्रिजर्व अ राइट, ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट। प्रिजर्व यानी बना के रखना, किसको? किसी अधिकार को, किसी ट्रेडिशन को, या किसी आइडिया को, बिलीफ को, इन अ फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि उसको लीगली या फॉर्मली आप संजो के रखें, संजोना, बना के रखें, तो हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं? उसको एनश्राइन कर रहे हैं। डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एनश्राइन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। हिंदू धर्म में जो मंदिर होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है देवी देवताओं की। सो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रामलला जी की मूर्ति,
अयोध्या में जो टेम्पल अभी बना वहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी इनको एंश्राइन किया उस मंदिर में, ठीक, एंश्राइन किया गया टेम्पल में। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एंश्राइन का मीनिंग हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। प्रिजर्व करना किसी राइट को, किसी आइडिया को, उसको हम बोलेंगे एंश्राइन करना। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें राइट्स देखने को मिलते हैं। राइट्स किस किस तरीके के, कुछ राइट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, या राइट टू इक्वालिटी। अब मैं आपसे पूछूं, और भी राइट्स होते हैं, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये राइट्स या और भी जितने भी राइट्स होते हैं, ये कहाँ पे एंश्राइंड हैं, कहाँ पर स्थापित हैं? तो ये स्थापित है, एंश्राइंड हैं कहाँ पर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे संविधान में। जितने भी राइट्स हैं सबकी बात कहाँ पे हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। सो इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस को। द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लो, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस लिखा है, द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एंश्राइंड इन इट्स मिशन स्टेटमेंट। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे, अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करके रखती हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे एंश्राइंड हैं? उनके मिशन स्टेटमेंट में। बिल्कुल सही है। द नेम्स ऑफ द फॉलन सोल्जर्स आर एंश्राइंड इन द मेमोरियल। अब यहाँ पे फॉलन सोल्जर्स का मतलब ये नहीं है कि गिरे हुए सोल्जर्स हैं। उप्स, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? एक मिनट, गड़बड़ हो गई, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। चलिए, आई होप अब काम चल जाएगा अभी। हाँ सही है, ठीक। सो द नेम्स ऑफ द फॉलन सोल्जर्स कहाँ पे एंश्राइंड हैं? मेमोरियल में। मैं बात कर रहा था फॉरेन सोल्जर्स की। फॉरेन का मतलब यहाँ पे हुआ जो लाइन ऑफ ड्यूटी पे शहीद हो गए, हाँ, जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो जाएं, उन सोल्जर्स के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन सोल्जर्स। तो ये लिखा हुआ है कि जो उनके नेम्स हैं वो कहाँ पे एंश्राइंड हैं, कहाँ पे प्रिजर्व्ड है? मेमोरियल में। मेमोरियल कोई स्टैचू हो सकता है, या कोई रोड हो सकती है, अगेन तो नाम दे दिया गया उसको मेमोरियल के तौर पर याद रखने के लिए। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है वर्ड को। The government enshrined the controversial document to hide it from public attention. No, controversial document को enshrine कौन करता है भैया? गलत है ये सेंटेंस, contextually incorrect. I hope आपको समझ में आ गया हो enshrine। चलिए डिस्कस करते हैं synonyms। preserve, बना के रखना, बचा के रखना। protect, immortalize, अमर कर देना। mortal यानी नश्वर, man is mortal एक कहावत है, यानी कि आदमी नश्वर होता है, इंसान नश्वर होता है, खत्म हो जाता है आगे चल के। पर यहाँ पे लिखा है immortalize यानी अमर कर देना, हमेशा के लिए बना के रखना। एंटोनिम्स, अबेंडन, छोड़ देना, डिसरिगार्ड, वैल्यू न देना, फॉरगेट, भूल जाना उसके बारे में। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मूटेड। रेफरेंस क्या लिखा है? इन द ईयर दैट द प्लास्टिक्स ट्रीटी वॉज मूटेड। ओके, मीनिंग सजेस्टेड और ब्रॉट अप फॉर डिस्कशन। अब ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म है मूटेड। बेसिकली मूट का मतलब होता है टू आर्ग्यू। अब आर्ग्यू का मतलब हमेशा बहस वो वाली नहीं, झगड़े फसाद वाली बहस नहीं। आर्ग्यू का मतलब होता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सामने, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अभी आप क्रिटिकल रीजनिंग के लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, आज से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। तो आर्ग्यू का मतलब हो गया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। मूट, अब पास फॉर्म में अगर हम बात करें तो आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लाएं तो आपके लिए बोला जाएगा कि आपने उसको सजेस्ट किया। सजेस्टेड और ब्रॉट अप, लाया गया, डिस्कशन के लिए सामने लाया गया, उसको बोलेंगे हम मूटेड। और एक फ्रेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, मूट पॉइंट। मूट पॉइंट बेसिकली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज करते हैं जो इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसकी वैल्यू नहीं होती। या आप बोल सकते हैं कि वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जहां पे डिस्कशन का कोई रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन निकल के ही ना आए, उसको हम बोलेंगे मूट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में अक्सर ये डिस्कशन चालू हो जाता है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो तो चाहेंगे होना चाहिए, पर जो सदर्न स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश टाइप स्टेट्स जो हैं हमारे, वहाँ के लोग, अगर ऐसा होता है, डिसीजन होता है कि यार हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, पूरे देश की लैंग्वेज है,
तो वहाँ के लोगों के लिए अनफेयर होगा, उनको अनफेयर लगेगा ना, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में नहीं रखा गया। तो अगेन डिस्कशन होते रहते हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, डिस्कशन का कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता। तो वो जो नेशनल लैंग्वेज वाला डिबेट है वो कैसा है, मूट पॉइंट, इनसिग्निफिकेंट, ऑफ नो वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं है। चलिए अब आगे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। अब ये कोई देखिए असेंबली या पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आई बिलीव ये किसी पॉइंट को आगे लेकर आ रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है, इट सीम्स कि वो किसी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनका जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, मूटेड। इन्होंने जो बात रखी उसको हम बोलेंगे मूटेड, इट वॉज मूटेड। अब जो भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ उसके लिए, अब एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसको। द आइडिया ऑफ एक्सपैंडिंग द बिजनेस वॉज मूटेड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग हुई तो बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात किसी ने रखी, ठीक। तो आइडिया वॉज मूटेड, देखिए ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसको, आइडिया वॉज मूटेड यानी आइडिया सामने लाया गया। सेवरल सॉल्यूशंस वर मूटेड टू एड्रेस द बजट शॉर्टफॉल। बजट में जो कमी हो रही है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आगे रखे गए, सामने रखे गए। अगेन बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी सही था, ये भी सही है। द इशू वॉज मूटेड ईयर्स अगो एंड स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। ये जो इशू था ये बहुत सालों पहले सामने लाया गया था डिस्कशन में, पर अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, बिल्कुल सही है। द न्यू पॉलिसी वॉज मूटेड बाय द कमेटी लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात करें तो कमेटी ने एक नई पॉलिसी सामने रखी थी, ये भी सही है। सारे सेंटेंसेस सही हैं, यस सारे सेंटेंसेस सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो मूटेड का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। प्रपोज्ड सामने रखा, सजेस्टेड, रेज्ड, रेज्ड एन इशू, रेज्ड एन आइडिया। क्लियर, विथड्रॉन हटा लिया गया, पीछे ले लिया गया। अबेंडन छोड़ दिया गया। डिसमिस्ड डिसमिस कर दिया गया। तो ये थे इसके एंटोनिम्स। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह पता है आपको, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हर एक वर्ड पे जो भी आपने यहाँ पे लर्न किया, हर एक वर्ड पे आपको बनाना है आपका खुद का सेंटेंस सही कॉन्टेक्स्ट में। और जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बने, यानी जो कॉम्बिनेशन बने पूरे सेंटेंसेस का, आई बिलीव 4 से 5 सेंटेंसेस लिखेंगे आप, उनको एक कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में, ठीक। क्या होगा जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपने दिमाग को आप कंडीशन करते हैं कि आप लिखने की आदत डाल पाएँ। और लिखने की आदत डालने से क्या होता है, हम हर वर्ड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे वर्ड्स के साथ, उतना ज़्यादा वो गहराई में बैठेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता, सिर्फ मोटिव ये नहीं होता कि बस वर्ड से आपने यहाँ पे सुन लिए और आपने बस सिनोनिम एंटोनिम्स देख लिए और वो याद हो जाएंगे। ऐसे याद नहीं होते हैं। याद हो रहे होते ना तो सबके एग्जाम्स क्लियर भी हो रहे होते, पर नहीं हो रहा है ना। आप अपने आप से पूछिए, 1 साल पहले कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे कहीं पे, क्या वो याद हैं? नहीं याद है। याद कैसे होते हैं, जब आप वर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कोई व्यक्ति भी हो, किसी के साथ, किसी को भी जानना हो, टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना। आप बस पहली मुलाकात में किसी को पूरा नहीं जान सकते। इसी तरीके से पहली बार सुना कोई वर्ड, समझा कोई वर्ड, और आपने सोचा कि चलो ठीक है इसको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिए और मीनिंग समझ ली, अब याद हो जाएगा। नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। मार्क माई वर्ड्स, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। क्लियर। दूसरा काम, दिस इज माई यूजर नेम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। कोर्स को लेके, स्मार्ट रीड कोर्स को लेके कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी कंसर्न हो, प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। दूसरा, जो बच्चे स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर चुके हैं पर अभी भी उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, प्राइवेट ग्रुप, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें। मैं आपको ग्रुप का इनवाइट लिंक शेयर करूंगा, ग्रुप ज्वाइन करें। बिकॉज मैं रोज़ बोलता हूं कि हमारा एक्चुअल डिस्कशन, हमारी एक्चुअल मेंटरशिप उसी ग्रुप में हो रही है। तीसरा काम, ये पूरा लेक्चर आपने देखा, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं स्मार्ट रीड कोर्स के, आपको 2 घंटे का ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज स्मार्ट रीड नंबर 23। और रिजल्ट स्क्रीन आने पे आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड हमेशा की तरह, और आपका आरसी लेवल, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स को ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।